बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मॉलिक्यूल, आयन और मॉलिक्यूलर आयन इन तीनों चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूल की डेफिनेशन लिखी गई है। अ मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल कहते होते हैं कोई भी पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके, यानी बगैर किसी की हेल्प से, बगैर किसी के सहारे से स्टेबल रहे। इट मे कंटेन वन और मोर एटम्स। हम किसी एक एटम को भी मॉलिक्यूल कह सकते हैं और काफ़ी सारे एटम्स मिलके भी मॉलिक्यूल बना सकते हैं, क्योंकि शर्त यह है कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको कहते हैं नोबल गैसेस। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। ये सारे किसी रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो इसलिए हम इनको कहते हैं मॉलिक्यूल। हालांकि ये सिर्फ एक ही एटम है, फिर भी हम इनको मॉलिक्यूल कहते हैं। और उसके अलावा बाकी सारे जो भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ऐसे ही नहीं करते, बल्कि उनको किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। वो किसी के साथ बॉन्ड बना के रहते हैं। जैसे दो हाइड्रोजन के एटम्स आपस में मिल के बना लेंगे H2 का मॉलिक्यूल, और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स मौजूद है, उससे हमें उसकी एटमिसिटी के बारे में पता चलता है। एटमिसिटी यानी उसके अंदर कितने एटम्स मौजूद हैं। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल जिनके अंदर सिर्फ एक ही एटम होता है, जैसे एग्जांपल हीलियम, नियॉन। डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर दो एटम्स हों, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सोडियम क्लोराइड NaCl, Na यानी सोडियम और Cl यानी कि क्लोरीन। ट्राई एटॉमिक जिसके अंदर तीन हों, जैसे कि H2O, दो हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का। H2O होता है वाटर। तो जिसमें चार होंगे उसको हम कहेंगे टेट्रा एटॉमिक, 5 होंगे तो पेंटा एटॉमिक। अच्छा, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक ही जैसे सारे एटम्स मौजूद होते हैं, जैसे कि H2 हाइड्रोजन गैस, इसके अंदर दो एटम्स हैं और दोनों ही हाइड्रोजन के हैं। ऑक्सीजन गैस O2, इसके अंदर भी दोनों एटम्स ऑक्सीजन के ही हैं। O3 ओजोन, इसके अंदर भी तीनों ऑक्सीजन के हैं। P4 टेट्रा फॉस्फोरस, 4 फॉस्फोरस के एटम्स हैं। S8 ऑक्टा सल्फर, इस मॉलिक्यूल में सल्फर के 8 एटम्स मौजूद होते हैं। और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसी होती हैं जिसमें डिफरेंट काइंड के एटम्स मौजूद होते हैं, जैसे आपकी किताब में एग्जांपल लिखी हुई है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NH3 अमोनिया, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज। तो ये सारे हैं जिनके अंदर डिफरेंट तरह के एटम्स मौजूद होते हैं। द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स आर डेफिनेटली बिगर देन एटम्स। जाहिर है कि मॉलिक्यूल्स का साइज एटम से बड़ा ही होता है, क्योंकि एटम्स आपस में मिल के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और इसका साइज डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितने एटम्स मौजूद हैं। अगर थोड़े से ही एटम मौजूद है तो साइज स्मॉल होगा, ज़्यादा एटम्स मौजूद है तो मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा। और दूसरा, ये मॉलिक्यूल की शेप पे भी डिपेंड करता है कि एटम्स किस तरह से आपस में अरेंज होकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। हो सकता है वो कोई ऐसी शेप इख्तियार कर रहे हो जो दिखने में खुली खुली हो, तो उसकी वजह से मॉलिक्यूल बड़ा हो जाएगा साइज में। सम मॉलिक्यूल्स आर सो बिग दैट दे आर कॉल्ड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। कुछ मॉलिक्यूल्स जो बहुत बड़े होते हैं उनको हम कहते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स। तो हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स और माइक्रोमॉलिक्यूल्स इनके दरमियान फ़र्क देख लेते हैं। देखिए, माइक्रोमॉलिक्यूल होता है छोटा मॉलिक्यूल, जैसे कुछ एटम्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बना लेते हैं, वो एक तरह का माइक्रोमॉलिक्यूल ही होता है। और काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिल के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लें, उस बड़े मॉलिक्यूल को हम कहते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल। जैसे इथाइलिन C2H4, ये एक मॉलिक्यूल है, और काफ़ी सारे C2H4 के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो के जो बड़ा मॉलिक्यूल बना लेंगे उसको हम कहते हैं पॉलीइथाइलिन, यानी कि जिसको प्लास्टिक कहते हैं। तो आपकी किताब में एग्जांपल लिखी हुई है कि हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल मैक्रोमॉलिक्यूल है। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ब्लड में पाया जाता है और इसका काम होता है ऑक्सीजन को लंग्स से सारी बॉडी के अंदर पहुंचाना। तो हीमोग्लोबिन मैक्रोमॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर तकरीबन कोई 10,000 एटम्स मौजूद होते हैं इसके एक सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर। और आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है कि हीमोग्लोबिन का वज़न हाइड्रोजन के एटम से 68,000 टाइम्स हैवी होता है।
अगला टॉपिक है आयन। आयन्स आर दोज स्पीशीज विच कैरी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज आ जाए, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको हम कहते हैं आयन। अगर किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और अगर किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएं तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और इसके पीछे लॉजिक क्या है मैं आपको वो भी बताती हूँ। देखिए, एक न्यूट्रल एटम के अंदर, एक न्यूट्रल एटम जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, एक न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं। यानी अगर किसी में 20 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें 20 ही प्रोटॉन होंगे। तो अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो अब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम हो गए, वो सपोज करें 20 से 19 हो गए, और प्रोटॉन अब भी 20 है, तो इसलिए उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो अब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए हैं, वो सपोज 20 से 21 हो गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, इसलिए उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। A sufficient amount of energy is to be provided to a neutral atom to ionize it. किसी एटम को आयोनाइज करने के लिए उसको एनर्जी देनी पड़ती है। आयोनाइज करने का मतलब होता है उसको आयन में कन्वर्ट करना, आमतौर पे होता है पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करना, यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। तो अगर हमारे पास कोई एटम है, हम उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके उसको पॉजिटिव आयन बनाना चाहते हैं, तो हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। और जब किसी रिएक्शन में एनर्जी ऐड हो, यानी हम एनर्जी दें, उस रिएक्शन को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो पॉजिटिव आयन बनाने वाला रिएक्शन हमेशा एंडोथर्मिक होता है। किताब में देखिए इक्वेशन लिखी हुई है ए हमारे पास एक एटम है, हमने जब उसको आयोनाइज किया तो वो कन्वर्ट हो गया ए पॉजिटिव आयन में प्लस इलेक्ट्रॉन में, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, वो साइड पे लिखा हुआ है अलग कि हमें एक आयन मिल गया और साथ में एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। पॉजिटिव आयन्स को कहते होते हैं कैटाइन और नेगेटिव आयन्स को कहते होते हैं एनाइन। एनाइन, शुरू में एन है ना, उसके अंदर एन आ रहा है, वहां से ही है नेगेटिव। एनाइन नेगेटिव आयन, कैटाइन पॉजिटिव आयन। अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव का साइन होता है। पॉजिटिव के साथ अगर 1 लिखा हो तो भी खैर है, ना लिखा हो तो भी खैर है, पता चल जाता है कि एक ही लूज किया है। लेकिन अगर उसने 2 लूज किए हैं तो हम साथ में 2 भी लिख देते हैं, 2 पॉजिटिव, और अगर 3 लूज किए हैं तो 3 पॉजिटिव। आगे अब कुछ आयन्स दिए गए हैं, पॉजिटिव आयन्स। आमतौर पे पॉजिटिव आयन्स मेटल्स के बनते होते हैं। पीरियोडिक टेबल में मेटल्स होते हैं ना एलिमेंट्स में से, जब आप पीरियोडिक टेबल को देखेंगे ना तब आपको पता लगेगा मेटल और नॉन मेटल कौन से हैं। Na पॉजिटिव यानी सोडियम आयन, K पॉजिटिव पोटेशियम आयन, Ca2 पॉजिटिव कैल्शियम आयन, Mg2 पॉजिटिव मैग्नीशियम आयन, Al3 पॉजिटिव एल्यूमिनियम आयन, Fe3 पॉजिटिव फेरिक आयन। फेरिक आयन आयरन का आयन होता है, आयरन भी एक मेटल है। Sn4 पॉजिटिव, Sn है टिन, ये टिन का आयन है। आगे लिखा हुआ है कि जब आप केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे ना तब आपको इन आयन्स वगैरह की ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। अब आगे एनाइन यानी कि नेगेटिव आयन के बारे में लिखा गया है कि हमारे पास एक एटम है बी, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो उससे बन गया बी नेगेटिव। यानी जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो उससे नेगेटिव आयन बनता है। अच्छा, जब नेगेटिव आयन बनता होता है ना तो उसमें एनर्जी दोनों तरह की हो सकती है। हो सकता है एनर्जी ऐड हो सकता है रिलीज हो। आपकी किताब में उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है कि आमतौर पे जब हम पहला इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में ऐड करेंगे तो हमेशा एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। लेकिन हमेशा वैसे ऐसा नहीं होता, कभी कभी पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते वक्त ही एनर्जी देनी पड़ती है। डिफरेंट एलिमेंट्स का केस डिफरेंट होता है। अच्छा, यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है यूनी नेगेटिव आयन बनाने के लिए। यूनी नेगेटिव आयन यानी कि उसके ऊपर -1 चार्ज हो, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हुआ है। द केटाइन्स एंड एनाइन्स possesses altogether different properties from their corresponding neutral atoms. एक एटम और उसके आयन की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। जैसे सोडियम की प्रॉपर्टीज और है और सोडियम आयन की प्रॉपर्टीज और हैं।
अच्छा, कुछ नेगेटिव आइंस की भी एग्जांपल लिखी हुई हैं। F नेगेटिव यानी फ्लोरीन का ये आइन है, फ्लोरीन नेगेटिव आइन। फ्लोरीन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है। Cl नेगेटिव क्लोराइड आइन, Br नेगेटिव ब्रोमाइड आइन, S2 नेगेटिव सल्फाइड आइन, ये सल्फर का आइन है। लास्ट पैराग्राफ में लिखा गया है, देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव आइंस विच कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स। कभी कभी नेगेटिव चार्ज ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर भी आ जाता है, जैसे OH नेगेटिव। OH नेगेटिव को कहते हैं हाइड्रोक्साइड आइन। ये दोनों एटम्स आपस में कंबाइंड है और इनके ऊपर चार्ज है नेगेटिव का। CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट आइन, SO4 2 माइनस, PO4 3 नेगेटिव, MnO4 1 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव। The positive ions having group of atoms are less common. आमतौर पे ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज ही होता है। ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर चार्ज हो पॉजिटिव, ऐसे आइंस होते तो हैं लेकिन थोड़े कम होते हैं, लेस कॉमन है। जैसे एग्जांपल लिखी हुई है अमोनियम आइन NH4 पॉजिटिव। अगला टॉपिक है मॉलिक्यूलर आइन। अगर कोई मॉलिक्यूल किसी इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज कर दे तो उस मॉलिक्यूल के ऊपर भी चार्ज आ जाएगा और वो बन जाएगा मॉलिक्यूलर आइन। अगर कोई मॉलिक्यूल किसी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, वो बनता है पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आइन, यानी कि कैटायनिक मॉलिक्यूलर आइन। और अगर कोई मॉलिक्यूल किसी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, वो बन जाता है नेगेटिव मॉलिक्यूलर आइन। एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं CH4 पॉजिटिव। CH4 होता है मीथेन का मॉलिक्यूल, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन है यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। CO पॉजिटिव, CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। N2 पॉजिटिव, N2 यानी नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आइंस यानी कि जो पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आइंस होती हैं ये दुनिया में ज़्यादा पाए जाते हैं नेगेटिव मॉलिक्यूलर आइंस की निस्बत। और ऐसा क्यों है? क्यों पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आइंस दुनिया में ज़्यादा पाए जाते हैं? क्योंकि पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आइंस का बनना आसान है। हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम या फिर अल्फा पार्टिकल्स या एक्स रेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये रेज किसी गैस के एटम्स के साथ जाकर टकराती हैं तो उनमें से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देती हैं, बाहर निकाल देती हैं, और उसकी वजह से वो मॉलिक्यूल बन जाता है पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आइन। और मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए नेगेटिव मॉलिक्यूलर आइंस थोड़े कम पाए जाते हैं। और लास्ट में लिखा हुआ है कि अगर हम मॉलिक्यूलर आइंस की स्टडी करेंगे तो उससे हमें मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अस्सलामु अलैकुम।